नीतीश जी को सब लोग नेता मान, तेजस्वी जी ने मान लिया तो सब वर्कर हम आज सब लोग ने मान लिया। कुरानों में भी वही आयतें लिखी हैं, आप अपने सारे वेदों को उठा करके पढ़ लीजिए। सबका लक्ष्य एक ही है, इंसान बनो, इंसान बनो, गैरों के साथ इंसानियत से पेश आओ। पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को 2024 में हटाना है और तमाम सेकुलर पार्टी को मिला करके सरकार बनाना है। जो भी असामाजिक तत्व लोग जो पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं उन सबों को खदेड़ना है और जितने भी सांप्रदायिक सोच के लोग हैं उन सबों को दरकिनारे करके ये गुलदस्ता भरा हुआ भारत को सजाना है सभी फूलों से। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के एनडीएमसी भवन पर और आज जो है 12वां आरजेडी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, विशाल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है दिल्ली के एनडीएमसी भवन पर और मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। पहले मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा पर्सन बैनर्स दिखाएं। यहाँ पर एनडीएमसी भवन पर तमाम बैनर लगे हुए हैं। ऊपर वाले बैनर को देखिए, तेजस्वी हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के, और तमाम नेताओं के पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। और अभी भी हालांकि प्रोग्राम ख़त्म हो गया है लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे जो हैं पार्टी कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद हैं। उन सभी से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसका जो है मकसद क्या था और आरजेडी आखिर संदेश क्या देना चाहती है। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से सर? बेगूसराय। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नौशाद। अच्छा सर, आज का जो इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, उसका राजनीतिक क्या संदेश देना चाहती है आरजेडी? पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को 2024 में हटाना है और तमाम सेकुलर पार्टी को मिला करके सरकार बनाना है। हाँ, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम देश हित की बड़ी बात करते हैं और मीडिया भी खूब बताता है 18-18 घंटा काम कर रहे हैं। ये सब गोदी मीडिया बताता है। 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराने वाला आरएसएस के छत पर अभी तिरंगा लहरा रहा है। ये जनता मजबूरी हो गई क्या? ये देश देख रहा है। जिन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की, अंग्रेजों का वाहवाही किया, कभी हिंदुस्तान के आज़ादी में संघर्ष नहीं किया, वो आज देशभक्त और राष्ट्रवाद करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, आज तो आपके प्रोग्राम में आज तक का भी गाड़ी आई है, आज तक ने भी कवर किया है, पहले तो नहीं दिखा रहा था। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं लेकिन जो जो गोदी मीडिया है वो सब समझ रहे हैं अपने को कि कौन कौन गोदी मीडिया है। हाँ, सही बात है। और जिस हवा का रुख जिसके तरफ जाने लगता है तो बहुत सारा समय रहते हुए मीडिया पलट जाता है, करवट लेने लगते हैं। कौन पलट रहे हैं वो जाने। अच्छा, लेकिन करवट लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा। वही साइनिंग है। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम राम विनोद यादव है। हाँ जी। मैं बेगूसराय से हूँ। हाँ। बेगूसराय राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। हाँ, अच्छा ये बताइए, ये संदेश क्या देना चाह रही है आरजेडी? इतना बड़ा प्रोग्राम है, 2 दिवसीय प्रोग्राम है, कल भी होगा, संदेश क्या है? साफ और स्पष्ट संदेश है। हाँ। देश की एकता, हाँ। देश की अखंडता, संप्रभुता और तमाम विपक्षी दल, पूरे हिंदुस्तान में जितने विपक्षी पार्टियां हैं, हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में एकजुट हो चुके हैं। और ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक से एक संदेश नरेंद्र मोदी को साफ तौर पर क्या संदेश देने का काम किया है। सावधान हो जाओ, अब तुम्हारा दिन लद चुका है। दिन में हटा दिए जाएंगे क्या? दिन लिगरैलोगे सजनी। क्या बात है। अब उसका दिन लद चुका है। अब नौजवानों का हितैषी सरकार, बेरोजगार को रोजगार देने वाली सरकार, देश में शांति व्यवस्था बहाल करने वाली सरकार, देश की संप्रभुता को बचाने वाली सरकार, देश की एकता को मजबूत करने वाली सरकार अब देखिए, सबसे पहली वाली बात से तो मैं अग्री करता हूं कि तेजस्वी यादव ने जैसे ही शपथ ली तुरंत बोला कि मैं आने वाले 1 साल में 20 लाख नौकरियां देने वाला हूं, जिस पर अब हस्ताक्षर किए जा चुके हैं सरकारी आदेश पर। चलिए और आगे बात करते हैं। नमस्कार सर, कहां से हैं आप और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नूर आलम खां हुआ। हाँ जी। प्रदेश महासचिव हुए बिहार
अच्छा, क्या संदेश देना चाह रही है आरजेडी? इतना बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, पहले भी राष्ट्रीय अधिवेशन होते रहते, लेकिन ये वाला खास मुझे लग रहा है, क्या संदेश है? ये तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका जी, कि आपने इतना बड़ा फंक्शन, इतना बड़ा मुद्दे से बना 2 दिवसीय जो जी, यहाँ सम्मेलन चल रहा है। आज देखा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें भी शायद सभी संबोधन को सुना होगा आपने। एक ही ऐलान है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कि पूरे देश हिंदुस्तान में जो भी असामाजिक तत्व लोग जो पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं उन सबों को खदेड़ना है। और जितने भी सांप्रदायिक सोच के लोग हैं उन सबों को दरकिनारे करके ये गुलदस्ता भरा हुआ भारत को सजाना है सभी फूलों से। जी देखिए, नीतीश बाबू पूरे देश में घूम रहे हैं, सभी नेताओं से बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि सारे नेता आरजेडी जेडीयू के पीछे खड़े होंगे? जो धर्मनिरपेक्ष, हाँ, सामाजिक लोग, हाँ, या हमारे कर्पूरी जैसे लोगों का, जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों का सोच रखते हैं, वो सभी नीतीश जी में, लालू जी में, इन सभी लोगों में इत्तेफाक रखते हैं। और भारत की सभी विपक्षी दल संगठित हो करके लालू जी को समर्थन दे चुके हैं कि आप जो कहेंगे मैं लब्बैक हूँ आपके साथ। देखिए, लालू प्रसाद यादव की एक बहुत खास बात है राजनीति का, इस वक्त मौजूदा हालात में उनसे ज़्यादा राजनीति का अनुभव किसी के पास नहीं है। हालांकि उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन आप जब भी इस बहुजन समाज का जो भी नेता इस देश की सत्ता पर अपनी दावेदारी पेश करता है, मीडिया और सरकार उन पर दबाव बनाने लगती है। देखिए, ईडी इन सब का भी छापा खूब पड़ा तेजस्वी जी पर। उन्होंने तो कहा खुल करके, हाँ, आपको याद होगा उन्होंने कहा था अपने डेरा से कि ईडी और जितने भी माने बीजेपी मोदी जी के इशारे पर चलने वाले जो भी संस्थाएं हैं वो सभी संस्था प्रताड़ित करने के लिए आवे हमारे डेरा में अपना ऑफिस खोल लें और जितना जी चाहे हमारे यहाँ खोल लो। हाँ, मेरे ही यहाँ खोल लो। हाँ। और जितना प्रताड़ित करना है मुझे प्रताड़ित करो, लेकिन मैं मुद्दे से भटकने वाला नहीं हूँ, इस देश को बंटने नहीं दूंगा। किस मुद्दों पे राजनीति करेगी आरजेडी? क्या बड़े मुद्दे होंगे वो? उनकी सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि दबे कुचले लोग जिनको पीछे छोड़ दिया गया है, जिनको लालू जी ने उठाने का काम किया, जिनको बोलने का ताकत लालू जी ने दिया, हर ऑफिसों में 90 के बाद कुर्सियां लगने लगी, उनको बैठाने का काम किया, बस उन्हीं को फिर से आगाज किया है इन्होंने आगे बढ़ाने का। हाँ, मोदी जी के बारे में तो बड़ा कहते हैं, बड़े बड़े ओजस्वी नेता हैं, 18-18 घंटा काम करते हैं। आप इतना परेशान काहे हैं? आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ, वो बार बार एक शब्द दोहराते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लूंगा, ये चल फकीर दूंगा। आदमी, बताइए। बिल्कुल सही बोला आपने। कितने करोड़ के हवाई जहाज पर वो चल रहे हैं। इसके पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी के ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हमारे भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई हैं। हाँ। हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए हैं, वल्लभ भाई पटेल जी हुए हैं। इन सबों के रहने सहने पटेल जी कब प्रधानमंत्री? वो प्रधानमंत्री हुए हैं, तो उन्होंने जो है रहने का, बीपी सिंह रहे हैं, चंद्रशेखर सिंह रहे हैं, इन लोगों के रहने का तरीका और इनके फकीर आदमी के रहने का तरीका, एक एक अब तो देखिए देश थोड़ा गरीब भी था, अब थोड़ा पैसा वैसा आ गया तो शो ऑफ करेंगे ना। आज भी तो गरीब है। हाँ। हमारे गरीबों को कड़ू तेल नहीं है कि अपना भुजिया भून सके, उसको 210 रुपया के नहीं आता है कि 1 किलो वो कड़ू तेल ले आवे। हाँ। मिलावट का कड़ू तेल वो खरीद के खा रहा है। ये हवाई जहाज एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बिजली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अंबानी से सारा चीज बेच दिया इन्होंने। जनता तो मंदिर के साथ खुश है ना, जनता तो मांग ही नहीं रही है कि हमें तेल दे दो सही दाम पे। ये हमारे, देखिए बुरा नहीं मानेंगे आप, ये हमारे मीडिया भाइयों का कृपा और मेहरबानी है कि वो मंदिरों को ज्यादा चढ़ा बढ़ा के दिखा रहे हैं और उन अन्य भक्तों को सिर्फ दिखा रहे हैं कि मंदिरों से खुश है। मंदिरों से खुश नहीं है कोई, न मस्जिद से खुश है। उसे अमन और चैन चाहिए इंडिया में, जो पहले से भारत था।
हर एक ढंग का फूल लगा करके जो भारत बनाया गया था, वो लोग चाहिए इस भारत को। सभी जनता 95 नहीं 99% जनता जो है सिर्फ वही भारत ढूंढ रही है, जहां पर सब रहना खाना आसानी से हो जाए। देखिए ठीक बात है, जनता को मंदिर मस्जिद से लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ वोट लेने के लिए मंदिर मस्जिद दिखा दिया जाता है। लालू जी ने हमारे बार बार कहा है, जब बिछावन पर थे, बीमार थे, तब भी उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा हनुमान मंदिर में होनी चाहिए, उसकी चारदीवारी में होनी चाहिए, अन्यथा या नहीं तो अपने घर में होनी चाहिए। अपने घर में भी सभी लोग अपना अपना मंदिर बनाए हुए हैं। जो लोग मस्जिद नहीं जा पाते हैं, पाक जगह देख के अपने घर में भी नमाज पढ़ते हैं। तो हनुमान चालीसा या तो हनुमान मंदिर में होनी चाहिए या फिर घर में होनी चाहिए। मस्जिदों के किनारे, मस्जिदों के गेट पर वो इसलिए जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि उन्हें उत्पीड़न महसूस हो, उन्हें कराहियत महसूस, उकसाने की कोशिश की जाती है। अभी भी कर्नाटक में एक पुराने मदरसे पे 600 साल पुराना मदरसा है, वहां पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ी है। बताइए इसका क्या मतलब हुआ? वहाँ कुरान शरीफ की आयत पढ़ी जाती है, वहाँ नमाजें पढ़ी जाती हैं, भगवान एक है, सब मानते हैं। रास्ता एक अलग है अपनाने का, कुरान में भी वही आयतें लिखी हैं, अलग अलग पहुंचना एक ही जगह है। कुरानों में भी वही आयतें लिखी हैं। आप अपने सारे वेदों को उठा करके पढ़ लीजिए, सबका लक्ष्य एक ही है, इंसान बनो, इंसान बनो, गैरों के साथ इंसानियत से पेश आओ। अच्छा सर, ये बताइए कि आज बड़ी मीटिंग में और कल इससे भी बड़ा, इससे भी ज्यादा लोग आने वाले हैं, क्या संदेश होगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्या संदेश देना चाहते हैं यार? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का साफ संदेश है। हाँ जी, जिस तरह 90 में आडवाणी का रथ रोका था उन्होंने, उसी तरह 2024 में मोदी जी का रथ रुक जाएगा। हाँ। और हम लोग माइंडसेट कर लिया है, सभी समाजवादी दल, जितने लोग समाजवादी विचारधारा के, जो भी इंडिया के जितने लीडर हैं, जितने दल है, सब लोग एक जगह आएंगे हम लोग, और उनके रथ को रोकना है और सांप्रदायिक ताकत उसको उखाड़ फेंकना है। रथ तो यही आह्वान है यहाँ से, दिल्ली में अधिवेशन करने का मेन मकसद वही है कि मोदी को चैलेंज करना है कि तुम्हारा यात्रा जो अब रुक जाने वाला है। देखिए, आरजेडी को आप कह सकते हैं केवल बिहार की पार्टी है, लेकिन विचारधारा के रूप में पूरे देश की पार्टी है, ये ज़्यादा समझिएगा। सर, रथ तो तभी ना रुकेगा जब सारे विपक्षी दल एक साथ आएंगे, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा। हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं उनमें क्षमता है, वह राष्ट्रीय लेवल के लीडर हैं। इसके पहले भी उन्होंने 2 प्रधानमंत्री को बनाया, गुजराल को बनाया, देवगौड़ा को बनाया, तो ताकत रखते हैं कि जिसको चाहेंगे उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। और नीतीश कुमार को नीतीश जी को वो समर्थन पूरी तरीके से करने वाले हैं। नीतीश कुमार को ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री के रूप में, नहीं। और हम लोगों ने टारगेट रखा है। आरजेडी का एकदम ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता के नीतीश जी को अपना नेता मानेगा? निश्चित रूप से पंचायत लेवल का लोग मान रहा है। हमारे यहाँ नीतीश जी को सब लोग नेता मान, तेजस्वी जी ने मान लिया तो सब वर्कर हम आरजेडी सब लोग ने मान लिया। ये बात है कि देखिए, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व ने मान लिया तो वो पूरा नीचे तक फॉलो किया जाएगा। देखिए, ये पूरी बातचीत है और निश्चित तौर पर कि ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन पटना में भी हो सकता था, कई बार पटना में हुआ भी है, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन करने का साफ राजनीतिक संदेश है कि अब आरजेडी दिल्ली आने वाली है और दिल्ली की सत्ता पर अपने दावेदारी रखने वाली है। आप सभी राज्यों में जाएंगे। आप देखिए, भारत के सभी राज्यों में तैयारी है अभी। दिल्ली में ये अधिवेशन करने का एक लक्ष्य और भी है। हाँ जी, बताइए। भारत के सभी राज्यों में, सभी राज्यों के स्टेट लेवल के जो प्रेसिडेंट है वो भी आए थे। उन्होंने अपने मंतव्य में, अपने भाषण में यही एक ही शब्द कहा है कि ए नौजवान तेजस्वी, आओ मेरे राज्य में, मेरा राज स्वागत करने को तत्पर है, वहाँ की जनता तुम्हें पुकार रही है, राजदमय मेरे राज्य को भी करो। तो ये पूरे इंडिया में सभी राज्यों में राजदमय राज्य करने की कोशिश के लिए भी यहाँ ये अधिवेशन रखा गया है। बिल्कुल। देखिए, आप इस पूरे बातचीत के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ज़रूर। और ये भी बताइएगा कि आरजेडी के इस कदम से कि दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन करना बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी पार्टी के दिल्ली में अगर राष्ट्रीय अधिवेशन हो, बड़ी बात है, और उससे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी जाता है। हम दिल्ली पहुंच गए हैं और सत्ता तक भी पहुंचेंगे।
क्या आरजेडी सत्ता तक पहुंच पाएगी, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन पाएंगे, ये समय बताने वाला है। ये सभी भविष्य की गोद में है। अब विचारधारा की पार्टियां हैं हाँ, देश के विभिन्न राज्यों में, सभी को एक साथ लाने का मुहिम जारी हो चुका है और लालू जी और नीतीश जी कुछ दिन के बाद एक साथ निकलेंगे पूरे देश में, हर राज्य में। हर राज्य के जो भी विपक्ष के लीडर हैं सब लोग से मुलाकात होगी और ये सब लोग से सर्वसम्मति से लगभग देश के मैक्सिमम जो लीडर हैं विपक्ष के नीतीश जी को लीडर मान चुके हैं। एक दो जगह जो है वो अभी हो जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए, इस पूरी बातचीत के बारे में आपके जो भी विचार हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि क्या दोबारा बहुजनों की सरकार इस देश में बनने वाली है, और अगर बनेगी तो मैं उसके लिए आशावान हूँ और आपको भी आशावान होना चाहिए कि व्यवस्था बदलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस व्यवस्था के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।